नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर वाइज जैसे कि हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, तो आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंतर्गत हम 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे और जो आज हमारा पार्ट होगा वो होगा पार्ट नंबर जो है वो 19। इससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर 18 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उससे स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा यहाँ पर होगी या कह सकते हैं होती है। इस टाइप से 4 ऑप्शन भी दिए थे आपको, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गामा किरणें जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसका इस प्रकार से चिन्ह होता है, मैंने कल आपको बताया भी था। गामा किरणें ये आपका सही हो जाएगा, जिसकी उच्चतम ऊर्जा जो है वो होती है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपका नए चैप्टर पर बेस्ड है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि जो रेडिएटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। केवल संवहन पर कार्य करता है, केवल चालन पर कार्य करता है, केवल विकिरण पर कार्य करता है या चालन और विकिरण दोनों पर कार्य करता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो पहला वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि केवल संवहन जो है वो सही हो जाएगा। तो मोटर कार में जो शीतलन तंत्र जिसे हम रेडिएटर कहते हैं नॉर्मल सी भाषा में, ये जो है संवहन जो है उस पर सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। संवहन होता क्या है, तो संवहन आप कह सकते हैं कि जो आपका ऊष्मा होती है यानी कि जो हीट होती है उसके स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर हम करते हैं, या कह सकते हैं जो संचरण है उसकी एक विधि होती है जो कि किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन जो है वो होता है। ठोस जो होते हैं उनमें ये जो है वो संभव नहीं होता है, ठोस जो है इसमें संभव जो है ये नहीं होता है, किंतु जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें संवहन ऊष्मा के अंतरण की एक मुख्य विधि के अंतर्गत जो है वो आता है। और जो द्रव्यमान है उसका भी स्थानांतरण जो है संवहन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न 2 देखते हैं कि विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना, इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर, स्पेस एंटीना यानी कि लीजा परियोजना का क्या जो है वो प्रयोजन है। काफी लेंदी नाम है, पढ़ने में ही आपको कठिन लग रहा होगा। आपको बताना क्या है कि ये जो परियोजना है इसका क्या जो है वो प्रयोजन है। ऑप्शन एबीसीडी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो डायरेक्ट मैं उत्तर की बात करूंगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय जो तरंग है उनका संसूचन करना, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में जो है उपग्रह सिग्नल जो है वो नहीं प्राप्त करते हैं। आपने नॉर्मली देखा भी होगा, जैसे ही बारिश होती है तो एंटीना जो होता है आप देखेंगे जिसके कारण आप टेलीविजन जो है वो देख पा रहे हैं, वो जो है सिग्नल नहीं आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 पहले पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया। पहला कह रहा है कि एंटीना छोटे होते हैं इसलिए ऐसा होता है। दूसरा कह रहा है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं इसलिए ऐसा होता है। तीसरा कह रहा है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं इसलिए ऐसा होता है। आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा जो है वो सही है। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3 या 1, 2 और 3 तीनों। आपको बताना है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसका क्या रीजन होता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका 2 और 3 दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। जो वर्षा की बूंदें हैं वो रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित भी करती हैं, और तीसरा भी कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा जो है उसको भी विचलित करती हैं। बस आपका पहला वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा कि एंटीना छोटे होते हैं, बाकी नीचे वाले दोनों जो है वो सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो कि मनुष्यों में
त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है वो क्या कहलाती है? दृश्य विकिरण कहलाती है, पराबैंगनी विकिरण कहलाती है, अवरक्त विकिरण कहलाती है या सूक्ष्म तरंग विकिरण कहलाती है? बताना है आपको कि सौर प्रकाश जो है उसमें सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो कि मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का जो है वो रीजन होती है, उसे जो है क्या कहते हैं? बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो बी आपका सही होगा, पराबैंगनी विकिरण जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। मैले कपड़ों की साबुन और अपमार्जकों से सफाई एक प्रकार के अणुओं के जिन्हें पृष्ठ संक्रियक जो है वो कहते हैं, इसके कारण जो है वो होती है, जो कि साबुन और अपमार्जकों में विद्यमान होते हैं। तो पृष्ठ संक्रियक अणु मैल को किस प्रकार हटाते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मैल और कपड़ों के बीच कुछ गैसें उत्पन्न करके, दूसरा कह रहा है कि कपड़े को सपड़ सील बनाकर, तीसरा कह रहा है कि मैल को विलीन करके, चौथा कह रहा है कि वे अपने कुछ पुंज बना लेते हैं और मैल को पुंजों के क्रोड में जो है वो ले जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, नॉर्मल आप दैनिक जिंदगी में सारी चीजें देखते हैं उसी पर बेस्ड यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। बात करते हैं चलिए उत्तर की, कौन सा सही होगा? तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा कि वे अपने कुछ पुंज बना लेते हैं और मैल जो है उसको पुंजों के क्रोड जो है उसमें ले जाते हैं, इसी कारण जो है ऐसा होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इनमें से कौन सा टेम्परेचर है जो होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही जो है वो होंगे? तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि -40 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, कि जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है, यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ जो आपका जल का घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो भी परिवर्तित होता है, जिससे क्या होता है, जो जलीय प्राणी होते हैं उसको ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। तो जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम होता है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। लघुत्तम और महत्तम मैंने आपको पहले भी बताया था कि लघुत्तम आप एलसीएम क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि छोटी से छोटी संख्या के लिए। महत्तम हम बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो आपको जल का घनत्व जो है किस टेम्परेचर पर अधिकतम हो जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूं। बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है सबसे अधिक या महत्तम हो जाता है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जो उसका आयतन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका आयतन घट जाता है, बढ़ता है, नहीं बदलता है, या पहले घटता है और तब बढ़ता है? और ऑप्शन है, बताना है आपको कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी डी में? तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि पहले तो घटता है और फिर जो है वो बढ़ता है। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा, कि यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं और उस पर बेस्ड नीचे जो है वो पूछा गया है। पहला कथन कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। दूसरा यहाँ पर कथन लिखा है कि बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। तीसरा कह रहा है कि वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन जो है वो होता है। अब आपको बताना क्या है, इनमें से कौन सा या से कथन जो है वो सही है।
दो और तीन, एक और दो, या केवल तीन। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। अच्छे कथन यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन ABCD में। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो केवल और केवल यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है, यानी प्रश्न में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग डी वाला आपका सही होगा कि केवल तीन। तीसरा कथन क्या था? वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन जो है वो होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां, कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। पहला कह रहा है कि वाष्प जो है वो उबलते पानी से कम गर्म होती है, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा कह रहा है कि कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए ऐसा होता है। तीसरा कह रहा है कि अधिक दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक होता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। या चौथा कह रहा है कि पानी कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है, इसलिए ऐसा होता है। आपको बताना क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी जो है वो क्यों पक जाता है। ऑप्शन ABCD चार दे रखे हैं, आपको छांटना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अधिक दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो जो है वो बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित जो है वो करता है आर्द्रता और तापमान को, केवल तापमान को, या दाब और तापमान को, या आर्द्रता, दाब और तापमान तीनों को। आपको बताना है कमरे में जो लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित है वो किसको जो है इनमें से करता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से जो है वो कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर आर्द्रता को तो करता ही है, उसके साथ साथ टेम्परेचर को भी करता है, तो बस यही आपका सही हो जाएगा। दाब को नहीं करता है, तो इसके आधार पर ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा, और केवल तापमान तो आपका नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं पहला वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, आर्द्रता और तापमान जो है ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां, कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है जबकि ताप का मान है। मैंने प्रश्न आपको ये कराया है, परंतु वहां पर प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया है। और मैं जितने भी वैरायटी के प्रश्न पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, सभी यहाँ पर आपको जो है वो कवर करा रहा हूँ। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन A, B, C या D। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका -40 डिग्री सेल्सियस यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सेम यही प्रश्न आपका एक और तरीके से पूछा गया था, जो कि आप अगले प्रश्न में देखेंगे कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक कब दर्शाएंगे, 40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर, 100 डिग्री पर, या 212 डिग्री पर। इस प्रकार से भी ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है, तो मैंने सभी प्रकार से आपको बता दिया, तो आपका आप गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, आप सभी जानते हैं -40 डिग्री सेल्सियस यही वाला आपका सही होगा, -40 डिग्री पर जो है वो दर्शाएंगे। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। अब देखिए प्रश्न ये मैंने पीछे भी कराया था, परंतु यहाँ पर जो ऑप्शन है वो पहले से बदले हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कि अधिक दाब जो है उस पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। दूसरा कह रहा है कि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। तीसरा कह रहा है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। चौथा कह रहा है कि कुकर के अंदर संवाहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए चारों ही ऑप्शन आपके अलग हैं, वहां पर जो ऑप्शन थे वहां से यहाँ एक भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। वहां पर क्या उत्तर सही था कि अधिक दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। पर यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन मैच जो है वो नहीं कर रहा है, तो यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको छांटना है कि कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन A, B, C या D।
ये प्रश्न केवल यहीं पर ही नहीं समाप्त हुआ है, आगे भी किस किस प्रकार से अलग अलग पूछा गया वो भी मैं आपको जो है वो कराऊंगा, कि हम पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर जो है वो चल रहे हैं। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही होगा कि अधिक दाब पर जो है जो पानी होता है वो अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसीलिए आपका प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो देखिए आपने एक और इस प्रकार का प्रश्न किया। अब इसी प्रश्न को एक और तरीके से देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रेशर कुकर में खाना पकाने का समय घट जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सभी बदले हुए हैं। क्वथनांक में उन्नयन के कारण, हिमांक में अवनमन के कारण, जल के वाष्प दाब जो है उसमें कमी के कारण, या बड़ी ज्वाला के प्रयोग के कारण। देखिए जो प्रश्न है आपके अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं तो वही सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है आपको यहाँ पर कौन सा सही होगा। यहाँ पर भी लगभग चीजें वही लिखी हुई हैं पर थोड़ा सा शब्दों में बदलाव जो है वो कर दिया गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, आपका ABCD में ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि क्वथनांक में उन्नयन के कारण। अब देखिए वहां पर क्या था, वहां लिखा था अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यहाँ पर एक वर्ड और बदल के लिख दिया है उन्नयन। उन्नयन का मतलब ही होता है उठना या बढ़ने के सेंस में। तो यही आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 16, जो कि आपका इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर सभी ऑप्शन बदले हुए हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, प्रश्न वही है, बस ऑप्शन बदले हैं। पहला क्या हो रहा है ऑप्शन यहाँ पर कि चारों ओर से बंद होने के कारण जो वायु होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप है वो बढ़ जाता है। तीसरा कह रहा है कि चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा कह रहा है प्रयुक्त पानी का जो वाष्पन है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर भी आपको छांटना है और वही आपका प्रश्न है। ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, इसी कारण आप कह सकते हैं प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17। एक ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने उष्मा की या कितनी उष्मा की आवश्यकता जो है वो होगी। 4 ऑप्शन है, 336 कैलोरी, 80 कैलोरी, 720 कैलोरी या 620 कैलोरी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यानी कि 720 कैलोरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाने के लिए 720 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी। 18 प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी, और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। केवल 1 मिनट, यानी कि जैसा ऊपर वाले में लगा ठीक उतना ही लगेगा, 1 मिनट से कम लगेगा, 1 मिनट के आसपास लगेगा या 1 मिनट से अधिक लगेगा। बताना आपको क्या है। फिर से मैं यहाँ पर प्रश्न को रिपीट करता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि एक चाय है, उसका जो प्याला है उसमें चाय है जिसको आप 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1 मिनट का समय लगा। सेम आपको ने क्या किया कि 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक एक और चाय का प्याला है उसको ठंडा करेंगे, तो उसमें कितना समय लगेगा। क्या 10 डिग्री सेल्सियस जितना उधर लगा था उतना ही 1 मिनट लगेगा, या 1 मिनट से कम लगेगा, या 1 मिनट के आसपास लगेगा, या 1 मिनट से अधिक लगेगा। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो पहला ही वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा कि ठीक 1 मिनट जो है वो लगेगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी
पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न 19 क्या है? थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है वो क्या है, यानी कि किस पर्पस से जो है वो होता है? तापमान को बढ़ाना, तापमान को मापना, तापमान को स्थिर रखना, या तापमान को विद्युत में जो है वो परिवर्तित करना। या डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है, परिवर्तित नहीं लिखा है, तो इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा सही होगा। थर्मोस्टेट के संबंध में यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो कोशिश कीजिए, मैं केवल और केवल दोपहर 3 बजे 20 प्रश्न ही करा रहा हूँ और शाम 8 बजे भी एक क्लास होती है, उनमें भी केवल 20 प्रश्न ही है। तो इनको साथ साथ देखते चलिए, कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ाम के लिहाज से आपके सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं और अभी जो आप मेहनत करेंगे वो आगे आपको हेल्प करेगी। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें तो कोशिश ये कीजिए, अभी जो आपके पास समय है उसका सही उपयोग कीजिए और पढ़ाई में जो है वो मन लगाइए। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो सी आपका ऑप्शन सही होगा कि जो तापमान है उसको स्थिर रखना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? टरबाइन को, पॉलीग्राफ को, रेडिएटर को या क्वाइंट को? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सीटेट के अलावा उसके साथ साथ यूपी टेट, सुपर टेट की भी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कोई प्लेलिस्ट आपको ना मिले तो कमेंट में टाइप करके भी आप बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।